हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एंगल से और ग्रामर के साथ साथ लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखने और डेली रूटीन में बोलने या समझने के लिए भी हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक यही है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि जिसको यदि आप एक बार समझ लेंगे तो लाइफ टाइम आप कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाने में या पैसिव से एक्टिव बनाने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। वॉइस की यदि बात करें तो वॉइस कहते हैं कोई बोला गया वाक्य या कोई आवाज़। वॉइस मीन्स आवाज़ भी होता है। तो यहाँ पर हम उस आवाज़ की बात कर रहे हैं जिसमें कोई सेंटेंस बोला गया है। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ राम प्लेज क्रिकेट जो हमारा वाक्य है, इसमें जो प्ले वर्ब है उस एक्शन वर्ब को किया किसने है? राम ने। और यहाँ राम को वाक्य के बिल्कुल शुरुआत में रखा गया है। तो हम इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को हो सकता है आप लोगों ने कभी इसको ना सुना हो। हिंदी में इसको हम कृतवाच्य कहते हैं। अब कृतवाच्य शब्द से ही स्पष्ट है कि ऐसा वाच्य या ऐसी एक वॉइस, ऐसा एक वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो। प्रधान मीन्स सबसे पहले उसको लिखा गया हो, उसको बोला गया हो। तो ऐसे वाक्य को हम कहते हैं कि वो एक्टिव वॉइस में है। दूसरा, इसी सेंटेंस को यदि हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और जिस टेंस का ये सेंटेंस है उस टेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए हमें एक होना क्रिया यानी कि वर्ब टू बी की एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, वो प्रयोग करेंगे। और इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ये जो हमारा सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं क्रमवाच्य। अब इन दो शब्दों से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें कि कृतवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस कौन सा सेंटेंस जिसमें कर्ता को सबसे पहले लिया गया हो, पहले बोला गया हो। और पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य वह सेंटेंस जिसमें कर्म को पहले बोला गया हो। अब इस चीज को करने के लिए, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए जो एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको समझाते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। अब एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वर्ड ऑर्डर से इसको समझते हैं कि जो हमारा एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये रियल डूअर होता है। वर्ब का रियल डूअर मतलब रियल में इसने इस वर्ब को किया होता है, एक्शन वर्ब को। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर होता है। इसको हम जब पैसिव में चेंज करते हैं, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा जो वर्ड ऑर्डर है वो कुछ यूं हो जाता है कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट का एक फॉर्म प्रयोग होती है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस यानी कि इस ऑब्जेक्ट का
सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्म में जिस रूप में यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हो सेम उसी रूप में वो सब्जेक्ट बने, ये जरूरी नहीं होगा। तो इतना यहाँ अभी समझते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस हम सबसे पहले लेंगे। उसके साथ जिस भी टेंस का या जिस भी टेंस के जिस भी रूप का वो सेंटेंस होगा उसकी पैसिव बनाने के लिए हम एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और ये जो वाक्य की जो मेन वर्ब है, जो सेंटेंस में एक्शन वर्ब है, उसकी हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, उस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। अब ये ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। सब्जेक्टिव केस हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। आपने हिंदी भाषा में पढ़े होंगे कारक कोई चीज होती है, इंग्लिश में भी वो चीजें होती हैं। तो किसी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट फॉर्म होगी, जो कर्ता कारक होगा, वो अलग होता है। और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिंदी में कहेंगे कर्म कारक, वो अलग होता है। कारक कई प्रकार के हैं, इंग्लिश में भी वो मौका मिलेगा तो अलग से समझाएंगे। तो ये हम करते हैं तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस को पहचानने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग मिलेगी, यूज की गई होगी। यानी कि जिस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। यदि हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 एग्जाम्पल दिए जाएं और उनमें से एक पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस छांटने को कहा जाए तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि जिस भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो डेफिनेटली पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। लेकिन यदि केवल एक सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। लेकिन एक से ज़्यादा सेंटेंसेस में यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वहाँ हम इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें काफ़ी हद तक ये शो करती है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है कि एक्टिव वॉइस में है। चलिए हम अब कर्ता कारक और कर्म कारक को समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। मोस्टली हम कोई भी सेंटेंस बनाते समय जो सब्जेक्ट होता है हमारा, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, कर्ता क्यों कहते हैं, यही कार्य को करने वाला डूअर होता है। एक्शन वर्ब का ये डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हम मोस्टली किसी वाक्य में या तो किसी का नाम प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है, या उस नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला ये नाउन हुआ, या फिर कुछ प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है दे, ही, शी या इट। ये हमारे मोस्टली सब्जेक्ट होते हैं वाक्य में। तो ये जो फॉर्म है इनकी, ये सब्जेक्टिव केस है, यानी कि कर्ता कारक फॉर्म है इनकी, सब्जेक्टिव केस में ये है। यदि हमें इनको पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट बनाना पड़े तो हम आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि यदि आई सब्जेक्ट है, पैसिव में उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई को हम चेंज करेंगे मी में, वी को चेंज करेंगे अस में, यू को चेंज नहीं किया जाएगा, यू ही रहेगा, दे को चेंज किया जाएगा दैम में, ही को चेंज किया जाएगा हिम में, शी को चेंज किया जाएगा हर में, इट को चेंज नहीं किया जाएगा। वैसे मोस्टली इट
कभी भी एक्शन वर्ब में केस में सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि रेन वगैरह के सेंटेंसेस होते हैं, उनमें इट सब्जेक्ट होता है। लेकिन कोई ऐसा केस होता भी है तो इट चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो ये दो चीजें, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके वाक्य के बाद में लिखेंगे और उसे बाई के द्वारा, यहाँ एक चीज छूट रही है, बाई के द्वारा यहाँ उसको जोड़ देंगे। अब एक और थोड़ी सी डीप चीज आपको बताने का प्रयास करेंगे, उसको भी आप अच्छे से समझें कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो रियल डूअर है, तो उसके बाद सीधा टेंस की हेल्पिंग वर्ब यदि है तो, और मेन वर्ब जिस भी फॉर्म में हम प्रयोग कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस हुआ। लेकिन जब हम पैसिव में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले लिखकर पैसिव वॉइस बनाना शुरू करते हैं। तो यहां हम एक चीज देखेंगे कि जो एक्शन वर्ब होती है उसको तो पहले करना रूप में प्रयोग किया गया है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव वॉइस में हम वाक्य बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस वर्ब का रियल डूअर नहीं होता। सब्जेक्ट तो रियल डूअर होता है, वो रियल डूअर है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो रियल डूअर नहीं होता, नॉट ए रियल डूअर। तो वहां हम एक बहुत ही डीप चीज, जिसको आप यदि समझ लेंगे तो कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाने में गलती नहीं करेंगे। वहां हमें मेन एक काम करना क्या होता है कि हम एक्शन वर्ब को वर्ब टू बी के सेंस में प्रयोग करते हैं। इसी वजह से जो बी की फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन होती हैं? इज होता है, आर होता है, एम होता है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में वाज होता है, वर होता है, और कुछ केसेस में बीन भी यूज होता है। तो हमें एक एक्शन वर्ब को होना वर्ब टू बी में हमें चेंज करना होता है। अब किसी भी एक्शन वर्ब के पहले आप बी प्रयोग कर दीजिए तो पैसिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य करना है। अब इसका यदि हम पैसिव बनाएं तो हमारा वर्ब डू के बाद का जो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, यह कार्य, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स नंबर, सब्जेक्ट के वचन के अनुसार हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, इज, टू, बी, डन। देखो यहां डू को हमने थर्ड फॉर्म डन में प्रयोग कर दिया है, और इसके पहले टू बी का प्रयोग हमने यहां पर कर दिया है। दिस वर्क इज टू बी डन, यह कार्य होना है। तो यहां हमारी जो करना क्रिया थी वो होना क्रिया में बदल गई है। यही बस हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें करना क्रिया को होना क्रिया के सेंस में चेंज करना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में प्रयोग करके वाक्य को एक्टिव से पैसिव बना देना है। अब हम एक्टिव से पैसिव बनाने का एक और फैक्टर होता है कि जो हमारे 12 टेंसेस होते हैं उनमें से हम केवल 8 टेंस का पैसिव बनाते हैं।
आज एक और बड़ा ही अमेजिंग फैक्ट आपको बताते हैं जो शायद आपने कहीं ना पढ़ा हो। हमेशा हमें बुक्स में ये बताया जाता है कि केवल 12 में से 8 टेंस की पैसिव बनाई जाती है, तो उसमें लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है, वो हम आपको बताते हैं कि जो हमारे 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं, और एक होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंसेस की पैसिव नहीं बनाई जाती। इसका लॉजिक क्या है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। इन चारों ही टेंस में आप देखेंगे कि बी और बीन ऑलरेडी प्रयोग रहते हैं एक्टिव वॉइस में, और हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें वर्ब टू बी की कोई फॉर्म प्रयोग करनी है पैसिव बनाते समय। तो यहां पर बी और बीन ऑलरेडी हैं, यदि इसके साथ में हम वर्ब टू बी की कोई फॉर्म टेंस के फॉर्म के अकॉर्डिंग प्रयोग कर देते हैं, तो वहां पर होना क्रिया का प्रयोग 2 बार हो जाएगा, और किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब टू बी को एक सब्जेक्ट के लिए 2 बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। यही एक मेन रीजन है कि इन 4 टेंसेस की कभी भी पैसिव नहीं बनाई जाती है। इस रीजन को आप याद रखिएगा। आप एक्टिव और पैसिव को इतना अच्छे से समझेंगे कि कभी गलती नहीं होगी। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के जो 8 टेंस के रूल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके अलावा मॉडल्स से बनने वाले कुछ एक्टिव से पैसिव, उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड सेंटेंसेस होते हैं जिनको पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। उन सभी पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।